तो आज का चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मेंडल ने क्या कहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स कब से कब तक किए थे? 1856 से 63 तक। हाँ देखो, सिंपल सी इसकी ट्रिक थी। क्या 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, कितने साल तक किए थे? 7 ईयर। 7 years तक किए थे। कितने क्या कहते हैं कैरेक्टर्स लिए थे? 14। ठीक है। हाँ, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि मेंडल चाचा हमारे धोनी साहब के बहुत बड़े फैन थे। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग। उन्होंने कितने क्या कहते हैं कितनी वैरायटीज ली थी प्लांट की? 14 वेराइटीज थी। ठीक है, वो वैरायटीज की एक स्पेशल क्या कहते हैं थिंग थी। वो क्या चीज थी जिसकी वजह से जिसको यूज करके उन्होंने क्रॉसेस कराए थे? वो अपोजिट थे दूसरे के, से टॉल और हाँ, डॉर्फ। हाँ, वो तो थे। मतलब उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज उनमें डाली थी कि उसको रिजल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट मिले थे? प्योर ब्रीडेड प्लांट्स थे। हाँ हाँ, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस ली थी उसने, जिसकी वजह से हमारे एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सके इससे, है ना। ट्रू ब्रीडर्स कैसे मिलते हैं, मतलब ट्रू ब्रीडिंग के पी लाइंस कैसे मिलेंगी? कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेट करने के बाद जो मिलता है, मतलब बहुत हाँ। ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो मिलते हैं वो ट्रू ब्रीड वाले होते हैं। ट्रू ब्रीड्स होते हैं। उनकी जो क्या कहते हैं जीन्स होती हैं बिल्कुल, मतलब हमें एश्योर रहता है कि यही यही जीन है। ठीक है, कोई चांस नहीं रहता उसमें, क्या बोलते हैं उसको, मिलावट का। ठीक है। फिर आएगा हमारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। कौन कौन से 7 कॉन्ट्रास्ट पेयर्स लिए थे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के, कोई बता सकता है? सारे बताने हैं ना? हाँ, सारे बता दो, एक एक बता दो सभी। पॉड कलर, पॉट कलर कौन कौन सा? ग्रीन और येलो। कौन सा वाला ग्रीन जो डोमिनेंट। डोमिनेंट है? हाँ जी। ग्रीन। दूसरा? दूसरा? बताओ भाई नेक्स्ट। भाई सीड बताते जाओ एक कलर हो तरफ से। गया, सीड कलर हाँ हो गया डोमिनेंट येलो और रिसेसिव ग्रीन। हाँ, और? पॉट शेप, फुल डोमिनेंट, कंस्ट्रिक्ट, टॉल एंड रिसेसिव वर्क। ठीक है, अगला। सूरज बताना तो। सूरज नहीं बताएगा भाई? चलो ठीक है, चलो सूरज मैं छुप गया। चलो मैं बता ठीक मैं है। भी सोच बोलने वाली थी सूरज टू। चलो चलो, सूरज डूब गया है। ठीक है, चलो आगे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो हमारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे वो 7 पेयर्स थे। उसमें सबसे पहला था राउंड राउंड शेप का सीड और रिंकल्ड शेप का सीड। ठीक है। और फिर इसमें राउंड वाला जो था डोमिनेंट था। उसके बाद में आएगा येलो सीड और ग्रीन सीड। इसमें येलो सीड डोमिनेंट था। वायलेट कलर का फ्लावर और व्हाइट कलर का फ्लावर, इसमें वायलेट डोमिनेंट था। फिर आएगा फुल पॉड और कंस्ट्रक्टेड पॉड, इसमें फुल वाला डोमिनेंट था। इसके बाद में आएगा फ्लावर पोजीशन। इसमें एक्सियल वाला जो था, क्या था एक्सियल? डोमिनेंट। था। हाँ जी, डोमिनेंट। एक्सियल डोमिनेंट था। ठीक है। और जो तुम्हारा स्टेम हाइट थी इसमें टॉल डोमिनेंट था। फिर आएगा हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसको हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। इसमें जो मेंडल ने एग्जांपल लिया था टॉल और डॉर्फ का लिया था। तो सबसे पहले पेरेंट जनरेशन का क्रॉस कराया, उससे हमें मिली F1 प्रोजेनिज। F1 प्रोजेनिज कैसे थे सारे के सारे? टॉल थे। ठीक है। उसके बाद में उनका उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो उससे हमें कौन सी जनरेशन मिलेगी? हाइब्रिड। हाँ, F2 जनरेशन मिलेगी। ठीक है। F2 जनरेशन के क्या कहते हैं सारे के सारे प्रोजेनिज कैसे थे? टॉल और ड्रॉप दोनों थे। हाँ, तीन। उसमें से कौन से रेशियो में टॉल थे? 3:1। 3:1 था। हाँ, 3:1 में टॉल और ड्रॉप थे। ठीक है। जो डोमिनेंट था वो टॉल था, इस वजह से वो ज्यादा थे, और जो ड्रॉप था वो रेसिस्टिव था, वो एक था। ठीक है। मेंडल ने क्या बताया था जिसकी वजह से जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या कहते हैं कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाए? वो कौन सा चीज थी जिसकी वजह से फैक्टर। मेंडल ने क्या? फैक्टर्स हाँ, थे। फैक्टर को अब हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। हाँ जी। और यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? जीन। जीन। ठीक है। फिर आएगा जीन जो हमारे कॉन्टेस्टिंग ट्रेड्स के क्या कहते हैं के लिए कोड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एलील। एलीन। एलील को और क्या बोल सकते हैं? लीन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलीलोमॉर्फ। जीन। हाँ, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। फिर आ जाएगा हमारे होमोजाइगस एलेलिक पेयर, बोले तो क्या होगा? एग्जांपल ले तो सेम स्मॉल टी जो हाँ, जिसमें क्या कहते हैं दोनों के दोनों एलील सेम होंगे, वो होमोजाइगस एलेलिक पेयर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हेटेरोजाइगस हो जाएगा, जिसमें दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग होंगे। ठीक है। फिर आ जाएगा फिनोटाइप क्या होता है? मॉर्फोलॉजी।
हाँ, जो मॉर्फोलॉजिकली विजिबल कैरेक्टर्स हो जाएंगे वो फिनोटाइप हो जाएंगे। जीनोटाइप क्या होगा? जेनेटिक लेवल पर जो होता है। हाँ, जेनेटिक लेवल पे क्या कहते हैं, जो मतलब जो भी मतलब सिमिलैरिटीज चीजें और होंगी। वेरिएशन। हाँ, ठीक है। फिर पुनेट स्क्वायर क्या चीज थी, किसने बनाया था इसको? आरसी रेजिनाल्ड। पनेट। किसने बनाया था पुनेट स्क्वायर? आरसी पनेट। हाँ, सी पनेट रेगिनल। ने। हाँ, रेगिनल समथिंग दैट पुनेट, ठीक है। तो और पुनेट कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटिश। ब्रिटिश ब्रिटिश क्या था? था। ब्रिटिश बॉटनिस्ट था, ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट था, क्या था ये? जेनेसिस्ट होते हैं ना ये तो। हाँ, जेनेटिसिस्ट था, ठीक है। तो जेनेटिक। पुनेट स्क्वायर के बाद में, ठीक है, हाँ। मोनो हम्म। हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट क्या मिले थे पुनेट स्क्वायर से? फिनोटाइप। phenotypic ratio हाँ। हम्म। 3:1, हाँ, और जीनोटाइपिक रेशियो। phenotypic 1:2:1। ठीक है। 2:1। और फिर एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाइनोमियल ए एक्सप्रेशन क्या है? हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए एक्स प्लस बी वाई का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारा ए और बी है दोनों का दोनों 1/2 था, और एक्स यहाँ पे कैपिटल टी था और स्मॉल टी था वाई, ठीक है। उसके बाद में वही सेम चीज अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाते हैं 1/4 कैपिटल टी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 स्मॉल टी, ठीक है। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं? इसमें स्मॉल टी को मतलब रिसेसिव हाँ। होमोजाइगस को हम हाँ। उससे उससे करवाते हैं अननोन टॉल से, दो या तो टॉल हेटेरोजाइगस है या फिर टॉल होमोजाइगस है, ये चेक करने के लिए। देखो, टेस्ट क्रॉस के नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होता है। टेस्ट क्रॉस मतलब टेस्ट करने के लिए। तो हमारे जो डोमिनेंट फिनोटाइप होता था वो क्या कहते हैं, उसमें ऐसा हो जाता था एक्चुअल में कि पता नहीं चलता था कि जीन्स क्या है उसकी, तो उसको पता करने के लिए हम लोग उसका टेस्ट क्रॉस कराते हैं। इसमें रेसेसिव जो पेरेंट होता है उससे जब हम लोग क्रॉस कराएंगे, अगर सारे के सारे टॉल आ रहे हैं तो इसका समझ में आ जाएगा कि दोनों के दोनों जो जीन्स थे उसमें, जीन्स के जो एलील्स थे दोनों के दोनों कौन से होंगे, डोमिनेंट वाले होंगे, ठीक है। और अगर 3:1 का रेशियो मिल रहा है तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या कहते हैं इसमें से, सॉरी 3:1 नहीं मिलता है इसमें। इसमें कौन सा रेशियो मिलेगा? अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो कौन सा रेशियो मिलेगा इसमें, बताना। कोई बता सकता है या मैं बताऊं? हाफ होंगे ना। हाफ हाफ। हाँ, सही बोले। देखो एक्चुअल में क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और उनका क्रॉस किससे कराया है? स्मॉल टी से। तो आंसर में क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी के दो, और दो दो क्या कहते हैं प्रोजेनेस किसके मिलेंगे, स्मॉल टी के। तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 1:1 का। ये सब याद रखना, ये घुमा करके नीट में पूछ सकता है, और ये भी नहीं कह सकता कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्चुअल है पुनेट स्क्वायर पे, ठीक है। फिर आ जाएगा, मेंडल ने कौन कौन से लॉज दिए थे? ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और और भी एक वो लॉ भी दिया था। दिया था। हम्म। हाँ। हाँ, हाँ, बताना कौन सा। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ जी, 3 लॉज दिए थे मंडल ने। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? ये बताता है कि F1 जनरेशन में क्यों सिर्फ टॉल आए, और ये भी बताता है बाद में कि क्यों F2 जनरेशन में रिकवर हो गए सारे, हाँ। हाँ, मतलब। देखो सिंपल सी बात थी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के 3 स्टेटमेंट्स थे। पहला था कि क्रोमोसोम्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स नोन एज फैक्टर्स, ठीक है। फिर आ जाएगा तुम्हारा फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, और इसके बाद में आ जाएगा इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट्स अदर, ठीक है। और दूसरा वाला जो होगा रेसिस्टिव का। सिंपल से मेन बात इसमें क्या थी कि डोमिनेट वाला रेसिस्टिव को दबा देता है और खुद आकर के सामने बैठ जाता है ना। कल मैंने एग्जांपल दी था, वो रिपीट नहीं करूंगा वो। फिर आ जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? कि जो पेयर ऑफ गैमीट्स है वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, और एक गैमीट के अंदर एक ही वो जाता है। पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट करते हैं, और एक गैमीट के अंदर एक एलील जाता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि हमारे जो एलील्स होते हैं वो कोई भी ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं, वो अपना अपना कैरेक्टर लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो F2 जनरेशन में जाएंगे तो पूरा का पूरा क्या कहते हैं एलील्स वैसे ही जाएगा, उसमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि टॉल वाला जो एलील था वो क्या कहते हैं उसके अंदर शॉर्ट वाला भी मिल गया और जा करके इंटरमीडिएट साइज का बना दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर आ जाता है एक उसके बाद में हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम की एक कंडीशन, उसका एग्जाम्पल क्या था? डॉग फ्लावर, और स्नैपड्रैगन या हाँ। स्नैपड्रैगन। हाँ, डॉग फ्लावर को हम लोग स्नैपड्रैगन या फिर एंटेरियनम
स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं, ठीक है। और इनका इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो ट्रू ब्रीडिंग क्या कहते हैं जनरेशन होती है डॉग फ्लावर की, वो किस कलर की होती है? रेड या व्हाइट? पिंक। हाँ, जो हमारा क्या कहते हैं कैपिटल आर होगा वो रेड होगा, और स्मॉल आर होगा वो व्हाइट होगा। फिर हमारे जो F1 प्रोजेनीज मिलते हैं वो कैसे होते हैं? पिंक कलर। हाँ, सारे के सारे F1 प्रोजेनीज पिंक कलर के होंगे, ठीक है। F1 प्रोजेनीज का आपस में जब क्या कहते हैं क्रॉस कराते हैं तो उससे हमें जो F2 जनरेशन मिलती है उसमें क्या कहते हैं कैसे कैसे प्रोजेनीज मिलेंगे? रेड, उसमें मिलेंगे रेड पिंक, पिंक एंड व्हाइट। व्हाइट। हाँ, इसका फिनोटाइपिक रेशियो बताना। 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो। 1:2:1। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ जा रहा था कि आर कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं था, इस वजह से रेड कलर ना करके दो पिंक मिल जाते हैं सेकंड जनरेशन में, और F1 जनरेशन में सारे के सारे पिंक मिल जाते हैं, ठीक है। एक जीन जो होती है वो काम क्या करती है? वो ट्रांसफर करती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर एक्सप्रेस करवाती है जो भी कैरेक्टर थे। देखो हमारा जीन के अंदर क्या होता है, जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। अब वो मतलब एक जीन अगर दूसरे एक ये भी कह सकते हैं कि एक जीन जो जीन होती है हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकती है और वहां पे वो ट्रेट या फिर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवाती है, या फिर सेम भी बोल सकते हैं कि किसी में भी जीन का सिंपल सा काम ये है कि एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करना, ठीक है। हमारे नॉर्मल एलील्स कैसे एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे? ठीक है, ठीक है। और हमारे और अगर हम थेरेटिकली बोले तो मॉडिफाइड एलील्स में क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं? या तो नॉन फंक्शनल होगा या फिर वो बनाएगा ही नहीं। हाँ, देखो तीन कंडीशंस देखने को मिलेंगी, या तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा, इसमें हमें नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा जो उसमें हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, उसमें क्या कहते हैं सेम जो हमारा क्या कहते हैं ट्रेट आना होता है वही आता है। दूसरा आएगा नॉन फंक्शनल एंजाइम, मतलब एंजाइम तो बनाएगा लेकिन वो काम नहीं करेगा, अब यहाँ पे दिक्कतें आने लगती है, वो हमारे ट्रेट्स नहीं शो करेगा, या फिर एंजाइम ही नहीं बनाएगा। तो ये तीन कंडीशन हो जाती हैं। फिर लॉ ऑफ कोडोमिनेंस क्या बोलता है? कि दोनों जीन एक साथ एक्सप्रेस कर जाएंगे। हाँ, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस का एग्जांपल बताना तो। अलील सॉरी, ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा? हाँ, AB हमारे ब्लड एबीओ ग्रुप। ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का जो ब्लड ग्रुप है एबी, वो लॉ ऑफ कोडोमिनेंस का परफेक्ट एग्जांपल है। फिर क्या कहते हैं हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है और भी कुछ शो करती है, वो कौन सी कंडीशन है? पॉलीजेनिक डोमिनेंट। मल्टीपल पॉली एलिलिज्म। मल्टीपल एलिज्म। हाँ, मल्टीपल मल्टीपल एलिज्म। अच्छा, मल्टीपल एलिलिज्म कहाँ पे शो होता है? जब उसमें पूरी पॉपुलेशन में। पूरे हेलो, पॉपुलेशन में शो होगा। आदित्य माइक ऑफ है तेरा। आदित्य, अरे यार, मल्टीपल एलिलिज्म पे आ गए थे ना हम लोग, ठीक है। तो और क्या नाम था, हाँ, तो मल्टीपल एलिलिज्म में जो हो गया था ये हो गया था। और मल्टीपल एलिज्म कहाँ पे शो होता है? पॉपुलेशन में। ठीक है। अच्छा, ये जो तुम्हारा ए और बी जो जीन्स क्या कहते हैं एलील्स होते हैं ना, ये करते क्या है ब्लड में? ये शुगर फॉर्म करते हैं ब्लड सेल के ऊपर, हमारे आरबीसी हाँ, के जो ऊपर। हम हाँ, ठीक है। और वो शुगर कैसे रहती है उसके अंदर? प्रोट्यूड एंटीजन की करती है, तरह। वो ठीक है। बाहर निकलती है ना आरबीसी हाँ, के प्रोट्यूड्स, सरफेस। ठीक है। और आई भी अपने डिफरेंट थोड़ा स्लाइट डिफरेंट टाइम का शुगर्स बनाते हैं, और जो स्मॉल आई होता है वो कोई भी कोई शुगर शुगर नहीं फॉर्म नहीं करता बनाती। है। हाँ जी। और ब्लड ग्रुपिंग का तो सभी को पता होगा, अगर आई ए आई ओ साथ में है तो क्या कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? ए। हाँ, ठीक है, ये चीज पता है सभी को, कॉमन सी बात है। स्मॉल आई साथ में रहेगा तो ओ बन जाएगा, आई भी बनेगा साथ में रहेगा तो ए भी हो जाएगा। इसमें से यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है? ए बी। और यूनिवर्सल डोनर? ओ। वैसे तो ओ नेगेटिव होता है लेकिन। हाँ जी। फिर आ जाएगा हमारा जो क्या नाम है तुम्हारा, जो सिंगल जीन प्रोडक्ट है अगर एक से ज्यादा इफेक्ट शो करता है उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर क्या? सिंगल जीन अगर सिंगल जीन एक से ज्यादा इफेक्ट शो करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लियोट्रॉपी। पॉलीमॉर्फिज्म। प्लियोट्रॉपी। हाँ, प्लियोट्रॉपी। हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म या फिर प्लियोट्रॉपी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पॉलीमॉर्फिज्म वाली कंडीशन कौन शो करता है?
पी शीट्स क्या करते हैं? अच्छा, एग्जाम्पल पूछा था। हाँ, तो पी शीट्स में कैसे शो होता है ये? बस हाँ, स्टार्ट से स्टार सिंथेसिस में क्या होता है? अगर ये डोमिनेंट वाला करेगा तो बड़ा साइज का ग्रेन बनेगा, नहीं तो फिर स्मॉल साइज का ग्रेन बनेगा। और हाँ, ये शेप को भी करता है, अगर सफिशिएंट अमाउंट में बना डोमिनेंट वाले ने बनाया तो फिर तो स्फेरिकल शेप होगा, नहीं तो फिर रिंकल्ड शेप होगा। अच्छा, मैंने एक तुम्हें कंडीशन दे रहा हूँ, उसमें बताना ये कौन सी कंडीशन शो कर रहा है। कैपिटल बी लार्ज ग्रेन स्टार्स शो कर रहा है, स्मॉल बी स्मॉल स्टार्स ग्रेन शो कर रहा है, और कैपिटल बी स्मॉल बी इंटरमीडिएट शो कर रहा है। तो ये किस चीज का एग्जांपल है? और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का होगा। देखो ना, यहाँ पे कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रहा है ना वो कैपिटल बी वाला जीन, इस वजह से इंटरमीडिएट बन रहा है, ना कि क्या कहते हैं लार्ज स्टार्स ग्रेन। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जांपल था। ठीक है, और फिर आ जाते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स पे। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। ठीक है हमारा। इसके बाद में मेंडल ने जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, किसके बेसिस पे दिया था? ये डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा था उसने? ये राउंड दो के अराउंड ये रिंकल्ड ग्रीन करके। क्या 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 था कि हमारे ऑल दो क्या कहते हैं, दो पेयर्स ऑफ जीन, क्या कहते हैं, दो पेयर्स ऑफ ट्रेट्स हैं, उसके बावजूद हर एक ट्रेट अपने ही रेशियो में जा रहा है 3:1 में। उसका दूसरे जो क्या कहते हैं ट्रेट है उससे कोई लेना देना नहीं है। बोले तो अगर हम लोग F2 जनरेशन देखेंगे तो उसमें कितने राउंड मिल रहे हैं? F2 जनरेशन में राउंड 12 कितने होते हैं? 12 होते 12 ना, होते हैं। ठीक है, 9 और राउंड रिंकल, लो, हाँ, 3 राउंड रिंकल कितने होते हैं? 4। हाँ, तो वही देखो 3:1 का रेशियो फॉलो कर रहा है ना, तो वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रहा है, उसका लेना देना कुछ भी नहीं है कि क्या कहते हैं सीड ग्रीन है या येलो है। वो अपना राउंड का राउंड ही रहेगा और अपना वो रिंकल्ड का रिंकल्ड ही रहेगा। ठीक है, चलो। और फिर आ जाता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछ लिया मैंने। फिर आ जाते हैं हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, पहले तो ये बता दो। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वो दी थी उसने। किसने दी थी? सटन बोबरी। हाँ, सटन ने क्या कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में सटन ने क्या किया था? उसने यूनाइट किया था नॉलेज किसका किसका? क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन का और मेंडेलियन मेंडल हाँ का। के साथ हाँ, एप्लीकेशन। मेंडल के क्या कहते हैं, मेंडल का जो प्रिंसिपल्स थे उनको क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के साथ में मिला करके उसने एक नई थ्योरी दी थी जिसका नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोम जो मेंडल का काम था उसको क्या कहते हैं, कौन से साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया था और कब किया था? डीवर्स नहीं, और डिवरीज थे, कॉलिन्स कॉलिन्स चैप्टर। हाँ, देखो 1900 में तीन साइंटिस्ट ने मेंडल का काम वापस से रीडिस्कवर किया था। उनका नाम था डीवरीज, कोरेंस एंड वॉन सेमार्क। मेंडल ने अपना काम पब्लिश कब किया था? उसने 2 साल बाद 1965 में और 1865 में, हाँ, सॉरी। 1865 में किया था। ठीक है, और इसके बाद में माइक्रोस्कोपी जब डेवलप हो गई थी, और जिसके जिसके बाद में क्या कहते हैं तुम्हारा ये जो सब जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई थी, वहां पे एक चीज देखी गई थी, वो न्यूक्लियस जब डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, उस टाइम पे एक स्ट्रक्चर था जो क्या कहते हैं हर बार जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होता था उसी के टाइम पे क्या कहते हैं वो डबल होकर के डिवाइड हो रहा था। उसका नाम क्या था? क्रोमोसोम। हाँ, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? जिसके पास कलर DNA होता बॉडीज। है। हाँ, कलर बॉडीज, क्योंकि कलर क्या नाम है, क्रोमा में होता है कलर, और सोम्स बोले तो बॉडी। और ये क्योंकि स्टेनिंग करके मिल रहा था इसलिए इसका नाम क्या नाम है, क्रोमोसोम रख दिया गया। तो और क्या नाम है, क्रोमोसोम का मूवमेंट, क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता था ना वो कौन से ईयर में क्या कहते हैं फाइंड कर लिया गया था? 1902 में। हाँ, 1902 तक मियोसिस के थ्रू क्रोमोसोम्स का मूवमेंट फाइंड कर लिया गया था पूरा कैसे होता है। ठीक है, सटेन और बोवरी ने क्या नोट किया था क्रोमोसोम्स और क्या नाम है तुम्हारा जीन्स जीन्स के जो बीच होते में? हैं उनके हाँ, दोनों को उसके मतलब
जो वो होता है बिहेवियर, वो दोनों सेम होते हैं, मतलब parallel। हाँ, दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चल रहा था, ठीक है। और इसी के बाद इन लोगों ने क्रोमोसोमल मूवमेंट को यूज करके क्या एक्सप्लेन किया था? मेंडल के जितने भी लॉज थे उनको हाँ, मेंडल के लॉज को एक्सप्लेन किया था क्रोमोसोमल मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। फिर अगर हम क्या नाम है, हमारे जो दो एलील होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? होमोलोगस साइट पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे। हाँ, दो एलील होते हैं जो हमारे जीन पेयर के, वो होमोलोगस साइट्स पे प्रेजेंट रहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के होमोलोगस साइट्स पे हमारे दो एलील्स प्रेजेंट रहेंगे एक जीन पेयर के, ठीक है। हमारा जो अ, दो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली कब मूव करना स्टार्ट करते हैं? दो क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली कब? हाँ हाँ हाँ, मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में हमारे दो क्रोमोसोम के पेयर क्या करते हैं, मेटाफेज पे अलाइन रहते हैं और वहां से इंडिपेंडेंटली मूव करना स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन में। अच्छा, सटेन ने क्या पॉइंट्स आर्ग्यू किए थे? सटेन और बॉवरिन ने क्या पॉइंट्स आर्ग्यू किए थे? ये सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा तो उसके जितने भी जीन्स वो भी अलग हो जाएंगे दूसरे से। हाँ, इन्होंने पॉइंट जो दिया था वो था पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड। सिंपल सी बात है कि अगर क्या कहते हैं जो हमारे फैक्टर या फिर जीन है क्रोमोसोम्स के ऊपर ही है, अगर तो क्रोमोसोम्स का क्या कहते हैं सेपरेशन होगा तो हमारे फैक्टर या फिर जीन का भी सेपरेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये तो मैं पूछ ही चुका हूँ कि सटेन ने किसका नॉलेज यूनाइट किया था। फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का? टीएच मॉर्गन ने। हाँ जी, टीएच मॉर्गन ने किसके ऊपर काम किया था? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला। हाँ, उसको हम लोग किडनी फ्रूट फ्लाइज भी बोलते हैं। और उसका क्या कहते हैं लाइफ स्पैन कितना होता है? 2 वीक्स। 2 वीक्स का। ठीक है। और हमारे जो मेल और फीमेल होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं क्या वहाँ पे? हाँ। यस। हाँ जी, अच्छा, मेल फीमेल बड़ी मेल होती क्या है। कहते हैं, कैसे होते हैं? हाँ, फीमेल बड़ी होती है मेल से, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पे एनसीईआर, ठीक है। लिंकेज क्या होता है? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू। हाँ, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? उसका अपोजिट। हाँ, क्या कहते हैं, जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन को हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोल देंगे। और लिंकेज में एक्चुअल में क्या होता है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलते हैं जहाँ पे लिंकेज ज्यादा होता है, ठीक है। मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स, मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वहां पे किसके बीच में क्या कहते हैं उसने क्रॉस कराया था? वाइट आइड। हाँ येलो बॉडी हाँ फीमेल और रेड आई ब्राउन बॉडी मेल। हाँ जी, ये एक हिट लिस्ट वाला तो क्वेश्चन हाँ, है और ये पूछ वाला भी लेता है। सीरीज और फिर से स्टार्ट करोगे क्या क्लास भाई 11 से? एक मिनट हो जाए, खत्म हो जाए, फिर बता रहा हूँ। ये बस खत्म होने वाला है, फिर डिस्कस करेंगे सब, ठीक है। येलो बॉडी वाइट आई फीमेल जो होता है वो क्रॉस कराता है किसके साथ में? ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डेटा मतलब कौन क्या कहते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते तो याद रखना पड़ेगा और ये पूछ लेता है पेपर में, ठीक है। तो क्या आंसर था? येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल का क्रॉस कराया था ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ। और इसके बाद में कुछ एक रिजल्ट्स मिले थे मॉर्गन के क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट से, जो कि बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले थे और जो कि मेंडल के लॉज को एक तरीके से सिरे से खारिज कर रहे थे। उसमें सबसे पहले उसने क्या था, व्हाइट आइड और येलो वाला जो था उसके बीच में क्या क्या चीज शो हो रही थी? उसमें पेरेंटल काफी हाई परसेंटेज में थे और रिकॉम्बिनेंट कम थे। तो ये किस वजह से हो रहा था इनके बीच में? ऐसा क्या चीज, कौन सा एसोसिएशन था जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट्स बहुत कम मिल रहे थे? लिंकेज बहुत लिंकेज। हाँ, व्हाइट और येलो वाला जो जीन था उसके बीच में लिंकेज बहुत टाइट थी और जिस वजह से हमारे रिकॉम्बिनेंट्स कितने परसेंट बन रहे थे? 1.5। 1.3%। सारा डेटा याद रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई। व्हाइट और येलो जो कहते हैं ना, व्हाइट और येलो के बीच में बहुत टाइट लिंकेज था, इस वजह से रिकॉम्बिनेंट सिर्फ 1.3% क्या कहते हैं बन रहे थे और 98.7% जो होंगे हमारे पेरेंटल टाइप बनेंगे। फिर आएगा हमारा व्हाइट आइड और मिनिएचर विंग के बीच में कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन हो रहा था? 37.5। 37.2, ठीक है। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि इनका जो ये जो तुम्हारे ये जो हाँ, ये दूर दूर इसके जो जीन्स थे वो दूर दूर थे एसोसिएटेड थे और इनके बीच में लिंकेज
उतना स्ट्रांग नहीं था जितना येलो और व्हाइट के बीच में था, ठीक है। फिर अल्फ्रेड स्टुअर्ट ने क्या किया था? जीन मैपिंग करी थी उन्होंने। हाँ, जीन मैपिंग किया था। और किसके बेसिस पे जीन मैपिंग की थी उसने? जीन्स Linkage. क्रोमोसोम से। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑफ सेम क्रोमोसोम, ठीक है, उसके बेसिस पे उसने मैपिंग की थी, ठीक है। अच्छा, ये जो जीन मैपिंग वाला कॉन्सेप्ट है इसका बहुत ही बड़ा यूज हुआ था कहीं पे, वो कौन सी जगह थी? Human Genome Project. हाँ, ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग जो हुई थी इसी के बेसिस पे करी गई थी। अब हम लोग एनसीईआरटी में आ जाते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फिंगरप्रिंटिंग भी इसी पे होता है क्या? कौन सा? जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हम मैच करते हैं। हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यही देखा जाता है कि मैपिंग के बेसिस पे कि कहाँ पे वो तो वो लिंकिंग तुम्हारे है कि रिकॉम्बिनेशन पे क्या देखेंगे इसमें exactly? वो देखो, जो क्या नाम था तुम्हारा, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है उसमें जो, अरे वो कौन सा वर्ड था यार, जो क्या कहते हैं बार बार रिपीट करते थे, जो जो जीन्स बार बार रिपीट करती है ना उसके बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। VNTR और बोल रहे हैं। हाँ, वीएनटीआर जो होते हैं ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, उनके बेसिस पे होते हैं। जो अब देखो, अगर मान लो सेक्स पता करना है कि बच्चा उसी का है या नहीं है, जैसे अभी उनका कौन सा एनडी तिवारी वाला केस हुआ था रिसेंट पिछले टाइम में, तो उससे पता चल गया था कि उन्हीं का लड़का। तो इसमें करते क्या है, जो जो वीएनटीआर होते हैं प्रोब के, तो वो जब हमारा जीन की मैपिंग करी जाती है उसके बाद में दिखाई पड़ जाता है। अगर वीएनटीआर दोनों के मैच कर रहे होंगे तो समझ में आया था कि हाँ इसी का बच्चा है, और मैच नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि जी ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, सिर्फ जायदाद पाने के लिए कह रहा है ना सूरज? ठीक है, तो क्या क्या? कहाँ पे, यही कि जायदाद पाने के लिए तू झूठ बोलेगा, क्या कहते हैं, अंबानी से जाके कि मैं तेरा बेटा हूँ, अरे भाई साहब, लेकिन बाद में वो क्या कहते हैं, यही कौन सा था यार, ये मैटर कौन सा था, नाम भूल जाता हूँ मैं बहुत जल्दी। जागृति कौन सा मैटर था यार वो, जिसके बारे में बात कर रहे थे? VNTR के बारे में। कौन सा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हाँ, VNTR डीएनए क्या है? फिंगरप्रिंटिंग करवा के बता देगा कि नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, ये सिर्फ जायदाद पाने के लिए आया है। चलो फिर आगे देखते हैं, आ जाओ। फिर अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल कौन कौन से हैं? हाइट, स्किन कलर। हाँ, हाइट और स्किन कलर, यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करती हैं ये कैरेक्टर को, ठीक है, तो इस वजह से इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोल देते हैं। फिर प्लेयोट्रॉपी में क्या होता है? एक ही जीन कंट्रोल करता है बहुत सारे कैरेक्टर्स। हाँ, सिंगल जीन मेनी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करेगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? Phenylketonuria. हाँ, डिजीज है हमारी फिनाइलकीटोनुरिया, वो इसका एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। फिर फिनाइलकीटोनुरिया में क्या होता है, किस इसके जीन अंदर में mutation फिनाइल होता है? एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का बनना कम हो जाता है, बंद हो जाता है। हाँ, जो इसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है उस जीन के साथ जो हमारा कोड करता है एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनाने के लिए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल जीन म्यूटेशन, ठीक है। और इसकी वजह से क्या क्या देखने को मिलता है जो हमारा डिजीज पर्सन होता है? स्किन पिगमेंटेशन, हाँ, हेयर रिडक्शन और ये मेंटल रिटार्डेशन वगैरह होती है। क्या स्किन पिगमेंटेशन बोले तो क्या मतलब, और भी ज्यादा स्किन का कलर डार्क होता जाता है? नहीं, पैचेस पैचेस टाइप की पिगमेंटेशन हो जाती है। वो रिडक्शन होता है, ठीक है, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है। और क्या नाम है तुम्हारा, मेंटल रिटार्डेशन भी होता है। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पे। और एक्स बॉडी किसने डिस्कवर की थी? हैनकिन. ठीक है, ग्रॉस ओपर में कौन से टाइप का Hankin. सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है? एक्सोटाइप. ठीक है, XO. एक्स वाई टाइप किसमें किसमें मिलता है? ह्यूमन और ड्रोसोफिला. ठीक है, Human. हाँ, ह्यूमन और Drosophila. ड्रोसोफिला में, ठीक है। और ये दोनों कंडीशंस किसके एग्जांपल हैं, एक्स और एक्स वाई? मेल हेट्रोगैमी. हाँ, मेल हेट्रोगेमिटी। फीमेल हेट्रोगेमिटी का एग्जांपल देना। बर्ड्स एंड बटरफ्लाई. अरे एग्जांपल बोले तो कौन सी कंडीशन होगी, पहले वो तो बता देते। ZW and ZZ। हाँ, ZW ZZ कंडीशन, ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा बर्ड्स। और फिर आ जाएगा हमारा हनी बी में किस टाइप का सेक्स क्या कहते हैं डिटर्मिनेशन होता है? अलग टाइप का. हाँ, अलग टाइप का तो होता है, एक बात सही है। कैसा होता है वो बताना, एक्सप्लेन करो तो। जो फ्यूज्ड होता है वो फीमेल वर्कर भी बनता है, और जो अनफर्टिलाइज्ड होता है वो मेल ड्रोन भी बनता है। तो देखो, हनी बी में कुछ ऐसे होता है कि जो हमारा मेल होता है वो हैप्लॉइड रहता है, और वो ड्रोन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बनता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेबी को बनना?
पार्थेनोजेनेसिस। हाँ जी, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। वहीं पे फीमेल जो होती है वो क्या कहते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से बनती है और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनाती है, और ये क्वीन या फिर वर्कर बी में कन्वर्ट हो जाती है। हैप्लॉइड जो बी होती है या फिर मेल बी या फिर ड्रोन, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 16, और फीमेल के अंदर? 16, 32, हाँ, फीमेल के अंदर 32 होते हैं और 32, मेल के अंदर 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या नाम है, मेल क्या फादर बन सकता है? नहीं, मतलब सॉरी, क्या मेल बन सकता है भाई, क्यों नहीं बन सकता है? उसके बेबी होगी फीमेल। फादर नहीं बन सकता। मेल फादर बन सकता है किसका? फीमेल चाइल्ड का, फीमेल का। ठीक है। फीमेल चाइल्ड का फादर बन सकता है वो, ठीक है। अच्छा, मेल के क्या कहते हैं, फादर होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। अच्छा, ग्रैंडफादर होगा क्या? हाँ, हाँ हाँ जी। हाँ, देखो ग्रैंडफादर। अच्छा, ग्रैंडसन होगा क्या मेल के? हाँ, हाँ, अब सही हाँ। हाँ, अब सही पकड़ा है सारा कुछ, ठीक है। क्योंकि फीमेल वाले के पास तो फादर मदर दोनों है ना, सिर्फ मेल के पास फादर और सन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं म्यूटेशन पे। म्यूटेशन में क्या होता है, किस टाइप का फिनोमेना है? क्रोमोसोम का ऑपरेशन हो जाता है। फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन अल्टरेशन या फिर एब्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस एंड कॉन्सिक्वेंशन रिजल्ट्स इन, इसके रिजल्ट क्या होते हैं? कैंसर हो सकता है। नहीं मतलब भाई उस टाइप में कैंसर। में कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जीनोटिपिक या फिर फिनोटिपिक चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल एब्रेशन का रीजन हो गया, क्या कहते हैं, देखने को मिलता है कैंसर सेल्स में, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है? सिंगल बेस पेयर डिलीट हो जाता हाँ, है। सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए का चेंज हो जाता है, एग्जांपल। सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जांपल? हाँ, ऐसा एनसीईआरटी में दिया नहीं है, चलो ठीक है। इसका क्या नाम है, फ्रेम शिफ्ट। अच्छा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में होता क्या है? पूरा का पूरे सीक्वेंस खराब हो जाता है। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, पूरा पेयर क्या कहते हैं, अंदर घुस जाएगा या फिर हट जाएगा वहां से, ठीक है। अच्छा, अब आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। म्यूटेशन का एग्जांपल देना तो? रेडिएशन हो गए, कुछ केमिकल फैक्टर्स हो गए। हाँ, और एनसीईआरटी में दिया था तो यूवी रेडिएशन, ठीक है। हाँ, चलो अब हम लोग आ जाते हैं पेडिग्री एनालिसिस पे। पेडिग्री एनालिसिस में अगर एक में मतलब सर्कल और क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में ड्रोसोफाइला का एग्जांपल है। हाँ, एनसीईआरटी में ड्रोसोफिला दिया हुआ है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस पे आते हैं। अगर क्या कहते हैं कि एक स्क्वायर और एक सर्कल के बीच में डबल लाइन है, तो इसका मतलब क्या होगा? मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। हाँ मेटिंग। हाँ, उसको एक और टर्म से बुलाया गया है एनसीईआरटी में, वो वर्ड दिया है, क्या है उसको? मेटिंग बिटवीन कौन ऐसे करते हैं। कंसनजेनियस मेटिंग को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कंसनजेनियस मेटिंग में बोलते हैं इसको, ठीक। ये आ जाएगा हमारा। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में होता क्या है, पहले ये बताना। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। अल्टरेशन और म्यूटेशन इन, नहीं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स अलग होते हैं। अल्टरेशन और म्यूटेशन इन जीन्स में सिंगल जीन, है ना। जब सिंगल जीन में कोई अल्टरेशन या म्यूटेशन होता है उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोला गया है, ठीक है। फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को क्या नाम है, पेडिग्री एनालिसिस से देखा जा सकता है क्या? ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जांपल्स बताना तो। फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। हाँ जी, फिनाइलकीटोनुरिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसेमिया और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी कैसा क्या कहते हैं डिसऑर्डर है? डोमिनेंट ऑटोसोमल। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। एक्स लिंक के, हाँ जी, एक्स लिंक के एग्जांपल बता सकते हो? एक्स लिंक रिसेसिव, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जांपल्स? किसके? ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जांपल्स? सिकल सेल एनीमिया और ये थैलेसीमिया। थैलेसीमिया और हाँ, पीकेयू हो गया, थैलेसेमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, क्या इफेक्ट करता है? रेड एंड ग्रीन कोन। रेड और ग्रीन। हाँ, रेड और ग्रीन कौन से अफेक्टेड होते हैं आइज के? कितने % मेल कलर ब्लाइंड है? 8%।
कितनी % फीमेल्स कलर ब्लाइंड है? 0.4। 0.4। ठीक है। हीमोफीलिया में क्या होता है? कैस्केड प्रोसेस। हाँ, कास्केट की एक सिंगल प्रोटीन जो होती है वो इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। और हीमोफीलिया को और क्या बोलते हैं? रॉयल डिसीज। हाँ, रॉयल डिजीज बोलते हैं। थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन समझ सकते हैं क्योंकि क्वीन विक्टोरिया का नाम दे रखा है उसमें, इस वजह से। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम लोग सिकल सेल एनीमिया पे। सिकल सेल एनीमिया कैसा, क्या कहते हैं, वो है, डिसऑर्डर है? ऑटोजोमल। हाँ जी, Autosomal ऑटोसोमल recessive। रिसेसिव। अच्छा, इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको HB। एलील्स होते हैं HBA and HBS। ठीक है, कंट्रोल बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील। अच्छा, डिजीज वाला कौन सा कंडीशन होता है इसमें? जब दोनों HBS। HBS हो जाते हैं। हाँ, दोनों एचबीएस होंगे तब डिजीज हो जाएगी, ठीक है। इसमें होता क्या है सिकल सेल एनीमिया में, किसका सब्स्टिट्यूशन होता है? GAG से GUG। हाँ, देखो क्या होता है इसमें सब्स्टिट्यूशन GUG ऑफ, से और बनता GUG क्या, बनता है। हाँ, बनता क्या है? वैलिन वैलिन। जाता है। ग्लूटामिक से वैलिन। हाँ, ग्लूटामिक एसिड से वैलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। कौन से पोजीशन पे और किस पे? 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। हाँ, वैलिन एट 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है। ड्यू टू सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट 6 कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन फ्रॉम डैश और डैश। क्या? मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसमें बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया ड्यू टू सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट 6 कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन फ्रॉम डैश टू डैश। ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन। मैंने बोला क्या है, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। तो बेसेस कौन कौन से होते हैं बताना तो। GAG से GUG वाला। हाँ, जीएजी से जीयूजी, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि बेस बोल रहा है अगर इंसान तो बेसेस को चेंज करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन बेसिस कौन से होते हैं, तो एडेनिन से यूरासिल चेंज हो जाता है, इस वजह से जीएजी से जीयूजी 6 कोडॉन पे हो जाता है बीटा ग्लोबिन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? वो सिकल शेप तो जाता है जब वो शेप में जाती है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में वो हो जाता है। हाँ, लो ऑक्सीजन Mature। टेंशन में वो क्या कहते हैं, कॉन्केव शेप से सिकल शेप में हो जाता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। फिर आ जाते हैं हम लोग फिनाइल कीटोन्यूरिया पे। फिनाइल कीटोन्यूरिया कैसा क्या कहते हैं डिजीज है? ऑटोजोमल रिसेसिव है। ठीक है, और ये किस टाइप का, और इसके बारे में और कुछ बता सकते हो? ये मतलब किस टाइप का? इनबॉर्न एरर होता है जी। हाँ, किसका एरर होता है इनबॉर्न एरर? हाँ, किसका एरर होता है इनबॉर्न एरर? ये फिनाइलिन मेटाबॉलिज्म का है, ठीक है। इट्स इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। और इसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल क्या लैक करता है? एंजाइम जो कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। हाँ, क्या नाम है, जो कि हमारा जो अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन होता है टायरोसिन को उसको कन्वर्ट करता है। हाँ, किसमें कन्वर्ट करता है फिनाइल एलेनिन को? टायरोसिन में, ठीक है। और एंजाइम का नाम क्या था, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो हम पहले ही पढ़ चुके थे। और क्या नाम था, फिनाइल एलेनिन किसमें कन्वर्ट होने लगता है बॉडी में जब ये एंजाइम नहीं होता है? फिनाइल पायरुविक एसिड। हाँ, फिनाइल जिसकी वजह से पायरुविक एसिड। हाँ, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं? मेंटल रिटार्डेशन। हाँ, और हाँ, ये निकलना शुरू हो जाता यूरिन से भी निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी में ये है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। बॉडी एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेशन, ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, और इसकी वजह से यूरिन के थ्रू से एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाता, तो यूरिन के थ्रू बाहर जाने लगता है, ठीक है। किडनी में नहीं हो पाता यूरिन एब्जॉर्प्शन। थैलासीमिया कैसा डिजीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव सेक्स लिंक्ड। हाँ, ऑटो, अरे क्या क्या बोली सॉरी ऑटोसोमल रिसेसिव सेक्स लिंक्ड, ठीक है। देखो, पहली बात तो ये है, ऑटोसोमल, और तुम्हें सेक्स लिंक्ड ही सोचना है, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही डोमिनेंट दे रखा है, कौन सा, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, बाकी सब रेसेसिव है, ठीक है। तो थैलासेमिया हो गया ऑटोसोमल रेसेसिव। और ये किस लिए होता है? ये डिलीशन होता है हीमोग्लोबिन के अल्फा या बीटा चेन के जो चेन। हाँ, म्यूटेशन या फिर डिलीशन हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सिंथेसिस होता है किसका, क्या होता है बताना। या तो अल्फा ग्लोबिन चेन का होगा या फिर बीटा ग्लोबिन चेन का होगा। हाँ, वो तो हमेशा होता है। इसमें क्या होता है, उनका मतलब दोनों कम में होने से लगता है। एक का होगा। हाँ, दोनों का सिंथेसिस होता है, लेकिन कम हो सकता है, ठीक है। अच्छा,
और जो क्या कहते हैं, ये जो एबनॉर्मलिटी आती है इसकी वजह से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है? अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है? अल्फा थैलेसीमिया में कितनी जीन्स कंट्रोल करती हैं अल्फा दो थैलेसीमिया जीन होने में? कंट्रोल करती है, कौन कौन सी HbA1 जीन्स? एंड HbA2। हाँ, HbA1 और HbA2, ठीक है। और HbA1 और HbA2 कहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं? 16 क्रोमोसोम पे। हाँ, क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, इसकी सीवियरिटी किस पे डिपेंड करेगी? क्या? इसकी सीवियरिटी किस पे डिपेंड करेगी कि कितना ज्यादा सीवियर हो सकता है? कितना मतलब बेस पर डिपेंड है इसकी। हाँ, जितनी ज्यादा एलील्स इसकी इफेक्ट होंगी, ठीक है, क्योंकि HbA की 2 एलील्स होंगी, HbA2 पे 2 एलील्स होंगी, ठीक है। अगर चार के चारों एलील्स क्या कहते हैं, डिजीज हुई तो सीवियर थैलेसीमिया, 3 हुई तो उससे कम, 2 हुई तो उससे कम, 1 हुई तो उससे कम, और 1 भी नहीं हुई तो बिल्कुल हेल्दी रहेगा। बीटा थैलेसीमिया किससे कंट्रोल होता है? HBB HBB कहाँ पे प्रेजेंट है? 11th क्रोमोसोम। ठीक है, अब इसका एक 11th chromosome। चलो इसका एक ट्रिक बता देता हूँ ना। जो तुम्हारा मान लो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा अल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल कर रहा है, कौन सा बीटा को, ठीक है। तो जहां जहां पे ए आ रहा है वो अल्फा को कंट्रोल कर रहा है, जहां जहां पे बी आ रहा है और जिसमें सिर्फ बी आ रहा है वो बीटा को कर रहा है, ठीक है। और अब इसके बाद में तुम्हारे मान लो कंफ्यूजन आ सकता है कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे है या क्रोमोसोम 11 पे है। तो HBB में बी रिपीट कर रहा है और 11 में एक रिपीट कर रहा है, तो इस चीज से याद रखना, जहां पे बी रिपीट कर रहा है वो 11 में, जहां पे नहीं रिपीट कर रहा है वो 16 में, ठीक है। और 16 का शेप देख लो, एक ए से भी 16 में जो 6 होता है उसका शेप ए से रिजेंबल करता है, तो इस तरीके से अपने दिमाग में रख सकते हो कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी वे से। अच्छा ये बताना, थैलासीमिया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है या क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव। अच्छा, क्वांटिटेटिव कैसे है? नंबर्स कम बन रहा है एनीमिया। हाँ, कम ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? ये क्वालिटेटिव है। कैसे क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव है? इसमें कैसे है बनेंगे तो क्वालिटेटिव? सारे, बट उनकी क्वालिटी हाँ, में इनकरेक्टली, हाँ इनकरेक्टली फंक्शन ग्लोबिन बना रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? जब एक क्रोमोसोम या तो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स को एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। पॉलीप्लॉइडी क्या है? जब एक पूरा सेट बढ़ जाएगा। हाँ, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, किसमें शो होता है? प्लांट। प्लांट्स में। हाँ, जनरली प्लांट्स में ये चीज देखने को मिल जाती है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21 क्रोमोसोम की ट्रिप्लॉइड हो जाता है वो। टोटल क्रोमोसोम्स कितने देखने को मिलेंगे इसमें? नहीं, मतलब ट्रायोसोम में हो जाती है, सॉरी ट्रिप्लॉइड नहीं होता। क्योंकि टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? 47। हाँ, 47, ठीक है। अच्छा, अफेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखने को मिलेंगे? फरो टंग और पार्शियली ओपन माउथ, ब्रॉड है पाम और पाम क्रीज हाँ, भी अजीब थी, और मेंटली रिटार्ड और शॉर्ट ठीक है। शॉर्ट होते हैं। हाँ जी, तो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा उसके अंदर शॉर्ट स्टेचर होगा, उसका स्मॉल राउंड हेड होगा, फॉरवर्ड टंग रहेगी उसकी, पार्शली ओपन माउथ रहेगा, और जो उसका पाम होगा ब्रॉड होगा, और कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज देखने को मिलेंगी। फिजिकल, साइकोमीटर और मेंटल क्या कहते हैं, जो डेवलपमेंट होता है वो रिटार्डेड रहता है, ठीक है। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? एडिशनल कॉपी हो जाती है हाँ, हाँ, एक्स की एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, ठीक है। तो क्लाइनेफिल्टर में हो जाएगा XXY, ठीक है। और ये ओवरऑल कैसा होता है, कौन सा डेवलपमेंट शो करेगा ओवरऑल? वो तो मैस्कुलिन होगा, लेकिन साथ ही हाँ, फेमिनिन हाँ, भी आ जाएगा। हाँ जी, ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट शो करता है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक फेमिनिन कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का ब्रेस्ट। फॉर्मेशन होना। हाँ, ब्रेस्ट फॉर्मेशन। ब्रेस्ट फॉर्मेशन की कंडीशन को क्या बोलते हैं? गायनेकोमास्टिया। हाँ, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। और ऐसे जो क्या कहते हैं पर्सन्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेराइल। हाँ, स्टेराइल रहते हैं, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? एक एक्स कम होगा। ये फीमेल में होता है, हाँ, हाँ, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें टोटल क्रोमोसोम कितने बचे? 45। ठीक है। और ऐसे जो फीमेल्स होती हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? छोटी हाइट रुडिमेंट्री ओवरी हो जाती है और लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और और ये भी स्टेराइल भी होती स्टेराइल है होती वो। है, हाँ।
तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, स्टेराइल होती है वो भी, रूडिमेंट्री ओवरी होता है, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। थैंक यू वेरी मच, पूरा चैप्टर खत्म हो गया है और सारे पॉइंट्स भी कवर हो गए हैं और हम लोगों ने 40-45 मिनट में खत्म कर लिया ना। हाँ भैया। हाँ।